Yes, students, good morning, all of you. So, students, yesterday we have done the acidity of alcohols. So, today we will start with a new topic, acidity of phenols. तो आपके सामने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, और यहाँ पर मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया हुआ है, किसका, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखो बेसिकली एसिडिटी हम कैसे बताते थे, H प्लस रिलीज होने के ऊपर, जो जितना जल्दी H प्लस रिलीज कर देता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता था। तो यहाँ पर हमको देखना कि फिनॉल जो है वो H प्लस जल्दी रिलीज करता है या नहीं करता है। तो देखो यहाँ पर H प्लस रिलीज की बात बाद में करेंगे, मैंने यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है। तो देखो यहाँ पर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर डिक्रीज होने की वजह से इसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो गई। पोलैरिटी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से H प्लस का निकलना आसान हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली डिक्रीज होती है, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ H प्लस बिकम ईजियर। तो एल्कोहल्स के कंपेरेटिवली फिनॉल्स के अंदर H प्लस ईजिली रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट आता है। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर डिक्रीज हो जाती है, ड्यू टू विच रिमूवल ऑफ H प्लस बिकम ईजियर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है, विच इज मोर एसिडिक, एल्कोहल और फिनॉल। तो देखते हैं बच्चों। तो देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने एक एल्कोहल ले रहा हूँ। तो ये एल्कोहल क्या बनाएगा अगर H प्लस रिलीज करता है, एल्कोक्साइड आयन। और फिनॉल क्या बनाएगा यहाँ पर, बेसिकली जब ये H प्लस रिलीज करेगा, फिनॉक्साइड आयन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब क्या कहते हैं हम, H प्लस कौन इजीली दे पाएगा, जिसका ये, मैं मान के चल रहा हूँ ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। ये बेसिकली जो फिनॉक्साइड आयन है, ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये क्या कहलाया जाएगा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस फिनॉल। फिनॉल का क्या कहलाया जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही ये एल्कोक्साइड जो है ये कॉन्जुगेट बेस कहलाया जाएगा इस एल्कोहल का। बात समझ आएगी? जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वो H प्लस जल्दी रिलीज करेगा, क्योंकि अगर ये स्टेबल रहेगा तो H प्लस को वापस नहीं मांगेगा और H प्लस रिलीज हो जाएगा। अगर ये स्टेबल नहीं होता तो बेसिकली H प्लस लेगा और वापस फिनॉल बनाएगा। बट यहाँ पर देखो बेसिकली जो फिनॉल है वो क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, बेसिकली स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। सो दैट्स व्हाई द फिनॉल हैज मोर टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयंस। H प्लस आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, फिनॉल की, एज कंपेयर टू एल्कोहल, क्योंकि उसके अंदर कॉन्जुगेट बेस जो कि फिनॉक्साइड आयन है फिनॉल के अंदर वो ज़्यादा स्टेबल है। इज इट क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर बेसिकली हम बात करते हैं, अगर मेरे को फिनॉल की एसिडिटी इंक्रीज करनी है या फिर डिक्रीज करनी है तो क्या करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, बेसिकली इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी और H प्लस का निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से H प्लस रिलीज इजीली रिलीज होगा, जिसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन हो गया, जैसे कि CH3 OCH3, तो ये कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया जैसे कि NO2, ठीक है ना, NO2 हो गया, Cl हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस तरह के क्या हो गया बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये एसिडिटी को क्या करते हैं बेसिकली, ये एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और ये डिक्रीज करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन करना है हमको, नेक्स्ट टॉपिक। Second topic is esterification. एस्टरिफिकेशन तो बहुत ध्यान से देखेंगे। एस्टरिफिकेशन देखो, एस्टर बनाना है बेसिकली यहाँ पर, और हम एस्टर यहाँ पर 3 तरीके से बनाते हैं। जब भी हम एराइल या फिर एल्काइल एल्कोहल को, ठीक है ना, किसके साथ ये कराते हैं, एसाइल क्लोराइड के साथ, जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड OCl, ठीक है ना, ये एसिड क्लोराइड कहलाता है बेसिकली। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर ArRO C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये C इस O के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 प्लस HCl। यहाँ पर AR और R क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AR फॉर एरोमेटिक और R फॉर एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब हम यहाँ पर जो चेन में, यहाँ पे बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं, नॉर्मल चेन भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बन रहा है HCl एज अ साइड प्रोडक्ट, तो यहाँ पर वो HCl क्या करेगा, रिएक्शन को रिवर्स करा देगा। तो उस HCl को हमको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसके अंदर क्या डालते हैं, पायरिडीन एज अ बेस, जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और कैसे कर सकते हैं इसको, हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, जैसे कि R- या CH3COOH। तो आप देखेंगे यहाँ से इससे OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा RAr, यहाँ पर O रहेगा, और O किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस कार्बन के साथ, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। अब जो ये H2O है इसका हाइड्रोलिसिस करा के वापस से रिएक्शन रिवर्स कर देगा। तो रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकने के लिए हम इसके अंदर एसिड डालते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। इज इट क्लियर। सेकेंड, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड पुट करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड बेसिकली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H निकलेगा और इसके पास जाएगा CH3CO, और यहाँ पे बन जाएगा OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ से ये कार्बन है इस O के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ArRO C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये एस्टर बन गया। तो यहाँ पर एस्टर बन गया, साथ में बना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ भी तो रिएक्ट कर सकता है और ये वाली रिएक्शन दे सकता है, और साथ में मिलेगा वाटर। तो बेसिकली यहाँ पर भी साथ में वाटर बनेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्स हो सकती है। उसकी वजह से यहाँ पर भी कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एस्टर बनाने के 3 तरीके हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक और हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। यह है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। सैलिसिलिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, कुछ इसी तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, इस O के साथ जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो O है वो इस कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और साथ में आएगा एसिटिक एसिड। यहाँ पर भी H+ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वाटर बन सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है इसको कंपाउंड को हम कहते हैं एस्पिरिन। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन। इज इट क्लियर। तो ये एस्पिरिन बनाने का एक तरीका है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एस्टर्स बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हमको देखना है
अभी तक हम वो रिएक्शंस पढ़ रहे थे जिसके अंदर OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, अब हमको वो रिएक्शंस पढ़नी है जिसके अंदर बेसिकली CO बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसके अंदर CO बॉन्ड ब्रेक होगा। सो चलिए तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, रिएक्शंस involving the cleavage of CO bond. So let us see. तो यहां पर वो उन रिएक्शंस को देखना है जिसके अंदर OH बॉन्ड क्लीवेज होता हो, जिसके अंदर OH बॉन्ड का क्लीवेज होता हो, वो हमको रिएक्शन देखनी है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले रिएक्शन आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये आप लोगों ने ऑलरेडी रिएक्शन कर रखी है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, बेसिकली HX मतलब कि HCl हो गया, HBr हो गया। ऑलरेडी लुकास रिएजेंट के लिए रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, वहां पर हम HCl को रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये हमने चैप्टर नंबर 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सेकेंड आती है यहाँ पर रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, क्लोराइड कह लो, ब्रोमाइड कह लो, यहाँ पर हैलाइड क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, बेसिकली यहाँ पर हैलाइड कौन से होते थे, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ये दोनों रिएक्शंस ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन आता है डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना। वाटर किस में से निकलेगा, एल्कीन में से, सॉरी एल्कोहल में से। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा रिएक्शन, यहाँ पर वाटर हम किससे निकालेंगे, या तो कंसनट्रेटेड H2SO4 से या फिर H3PO4 से, H3PO4 से, ये दो एसिड यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास ये क्या है, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल, ये मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। तो देखिए यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ठीक है ना। ये हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल। अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि मेरे को कंसनट्रेटेड H2SO4 की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 85% H3PO4 का यूज़ करूँगा एट 440 केल्विन। तो यहाँ से OH निकलेगा, इनमें से किसी भी कार्बन से हम H निकाल सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, एल्कीन बन गया। बट यहाँ पर हमने क्या करा, थोड़ी सी कंडीशन तो जो है माइल्ड कर दी। हम अब क्या करेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल लेंगे, ये क्या था 2 डिग्री एल्कोहल, हम लेंगे 3 डिग्री एल्कोहल, CH3 COH CH3 CH3। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 20% H3PO4 एट 368 केल्विन। मैंने टेम्परेचर भी कम कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर कंसंट्रेशन भी कम कर दी, ठीक है ना, 358 केल्विन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ पे किसी भी कार्बन से H निकल जाएगा और क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस वाटर। तो ये क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इन रिएक्शन से हमको क्या पता लगता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, मतलब कि किसका डिहाइड्रेशन जल्दी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जल्दी होगा और 2 डिग्री का उससे कम और 1 डिग्री का सबसे कम, मतलब कि 1 डिग्री के केस में हमको ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी, 1 डिग्री का डिहाइड्रेशन थोड़ा मुश्किल से होता है। तो बेसिकली क्या है, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसका सबसे इजीली होगा, उससे कम इसका और सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल का। इज इट क्लियर। चलिए तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या करा, बेसिकली हमने, आप सब जगह देख सकते हो यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड टूटा OH CO बॉन्ड टूटा है, CO बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी CO बॉन्ड टूट रहा है। तो बेसिकली बच्चों क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर
क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जब OH बॉन्ड क्लीवेज होता है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर OH बॉन्ड टूट रहा है तो उसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन जो हो रहा है एल्कोहल का, उसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ, बेसिकली यहां पर मैं इथेनॉल का कर रहा हूं, ठीक है जी। चलिए तो देखिए स्टेप वन में हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का क्या करेंगे, प्रोटोनेशन। तो देखिए CH3, मैं इसको ओपन कर लेता हूं इस तरीके से, ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे, हम इसके अंदर H2SO4 डालेंगे तो H2SO4 क्या प्रोवाइड करेगा, H+, तो ये लोन पेयर जो है इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H ऑक्सीजन के ऊपर 2 H आ जाएंगे, एक लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो बेसिकली एक लोन पेयर बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या होता है, बेसिकली देखो सेकंड स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखिए HCHHCHO, यहाँ पर 2 H हैं। अब देखो ऑक्सीजन को तो अपना लोन पेयर वापस चाहिए, और आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड टूटता है और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाते हैं, ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे बन जाता है CHHCH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O, वाटर निकल गया। हमारा मेन काम था डिहाइड्रेशन करना। अब ये क्या बन गया आपका, कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना, अब इसके ऊपर क्या होगा, स्टेप 3 में फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय डीप्रोटोनेशन। अब इसका डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में H+ ऐड करा था, क्योंकि ये तो एज अ कैटलिस्ट था, तो H+ निकालना भी तो है बाहर। तो देखिए और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म भी करना है, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, मतलब कि ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCH, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, H+ आपका रिलीज हो जाएगा, तो डीप्रोटोनेशन हो गया और यहाँ पे बन गया आपका एल्कीन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों, डिहाइड्रेशन करते हैं, और ये पूरा मैकेनिज्म था। तो बच्चों आप लोग इसको लिख के प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, 2 मार्क्स में जनरली पूछ लिया जाता है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना करते हैं, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।